गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह हमारे विद्यालय का यूट्यूब चैनल है SPDP इंटर कॉलेज जखनिया। इसके पहले भी मैं एक सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो बनाया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का प्रकरण है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। यह क्रांति में पुरातन व्यवस्था क्या है? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासकों की जो सड़ी गली प्राचीन व्यवस्था थी उसी को पुरातन व्यवस्था कर दें। एक लंबे अरसे से फ्रांस में चल रही थी, जिससे फ्रांस के शासक जनता की इच्छाओं का अनादर करते हुए, जनता की भावनाओं का अनादर करते हुए सिर्फ अपनी स्वेच्छाचारिता को प्राथमिकता देते थे और जनता के हितों की अनदेखी करते थे। उन पर नए नए कर लगा करके और कर का वसूल करते थे, जिससे जनता त्रस्त हो गई थी। तो इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने जो आंदोलन किया उसी का नाम पड़ा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे? पहला राजनीतिक कारण था, जिसमें पहला पॉइंट है निरंकुश शासन। उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां एक अत्याचारी, निरंकुश, स्वेच्छाचारी शासक था, जो जनता के हितों की अनदेखी करता था, जो जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का कोई स्थान नहीं था, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करता था। तो उसके निरंकुश शासन व्यवस्था से जनता उब चुकी थी। एक कारण तो यह। दूसरा, दोषपूर्ण शासन प्रबल। राजनीतिक कारण का दूसरा कारण था दोषपूर्ण शासन प्रबल। उस समय फ्रांस में शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अलग अलग न्यायालय, अलग अलग कानून और जो भी न्याय व्यवस्था थी वह शासक के अनुरूप थी। जो शासक चाहते थे वही होता था। जनता का, आम जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं देता। इससे भी जनता असंतुष्ट थी। तीसरा कारण था सैनिक असंतोष। राजनीतिक कारण का तीसरा पॉइंट था सैनिक असंतोष। देखिए, फ्रांस का शासक सैनिकों को बार बार युद्ध में लगाए रखता। अनवरत युद्ध से सैनिक ऊब गए थे, रक्तपात से ऊब चुके थे और वह युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो सैनिकों का एक बहुत बड़ा असंतोष फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेदार था। दूसरा रीजन था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था 3 भागों में डिवाइड थी। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग में जो समाज का सबसे उच्च वर्ग था, जिसमें 1,30,000 नियर अबाउट फ्रांस की आबादी का
लोग आते थे, जिसमें राजा, राज दरबार के लोग, सामंत, सरदार, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, जो धनवान वर्ग था, जो कर चुका सकता था, लेकिन उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, वह उनको कर नहीं देना था। और वह किसान, मजदूर, जो जनसाधारण वर्ग की जनता थी, उनके ऊपर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके अत्याचार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। इससे वहां फ्रांस में जनता उठ चुकी थी। दूसरा रीजन बना कुलीन वर्ग, जिसमें जमींदार, जागीरदार और राज परिवार से संबंधित लोग आते थे, जिनकी आबादी टोटल पॉपुलेशन में 2.5 लाख के नियर अबाउट थे। यह वर्ग भी को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। यह अपने विशेषाधिकार के बल पर यह भी जनसाधारण वर्ग का शोषण कर रहा था। और यह पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के शोषण से जनसाधारण वर्ग त्रस्त हो गया था। यह भी एक असंतोष फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी बना। तीसरा पॉइंट है जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग में 3 वर्ग था। पहला मध्यम वर्ग, दूसरा किसान वर्ग और तीसरा मजदूर वर्ग। मध्यम वर्ग में बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते थे, जिसमें लेखक, ऑफिसर, बैंककर्मी, अधिकारी, लेकिन इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ये पढ़े लिखे थे, अर्थव्यवस्था से जुड़े थे। यह बुद्धिजीवी वर्ग था, लेकिन अधिकार विहीन था। और यह प्रबुद्ध वर्ग टोटल शासन व्यवस्था के विरुद्ध था, पादरी और कुलीन वर्ग के विरुद्ध था, क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार होता था। तो यह अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाए। यह मध्यम वर्ग था, जो ऑफिसर, जिसमें बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग थे, बैंककर्मी थे, अधिकारी थे, राइटर थे। दूसरा किसान वर्ग, जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन, जो जनसाधारण वर्ग का था 95%, 95%, तो 95% में इनकी आबादी 80% थी। 80% किसान थे और जो उत्पादन के आधार थे, जो मेहनत और परिश्रम करते थे, लेकिन करों के बोझ से इतने दब गए थे कि कर चुकाने में असमर्थ थे। और यह किसान वर्ग पूर्ण रूप से त्रस्त था और शासन व्यवस्था के से असंतुष्ट था। तीसरा पॉइंट था उसमें मजदूर वर्ग। जनसाधारण वर्ग का तीसरा वर्ग था मजदूर वर्ग, जो जनसाधारण वर्ग के टोटल पॉपुलेशन में जिनकी आबादी 1/10 थी, जिनका काम सिर्फ मजदूरी करना, सेवा करना, कमाना और खाना था। लेकिन इनके ऊपर भी नए नए कर लगा करके कर वसूल करना। जो कर देने लायक थे वह कर मुक्त थे, और जो कर देने लायक नहीं थे वह कर से युक्त थे। इससे भी जनता उब चुकी थी शासन व्यवस्था के लिए। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण का पहला पॉइंट है आर्थिक शोषण। फ्रांस की जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। आए दिन शासक नए नए कर लगा करके और बलपूर्वक उसे वसूल करते थे, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट है उसमें धन का दुरुपयोग। फ्रांस का शासक लुई 16वां भोग और विलास का जीवन जीता था। ऐसी दशा में वह अपने राजकोष का अधिक से अधिक धन अपने राज दरबार के शान शौकत ठाठ बाट पर खर्च करता था, जिससे राजकोष रिक्त हो गया था। और उस राजकोष के रिक्त को पूरा करने के लिए नए नए कर को लगा करके जनता से जबरदस्ती वसूल करता था
और धन का अपने ठाट बाट शान शौकत पर खर्च करके दुरुपयोग करता था। एक कारण यह भी बना धन का दुरुपयोग। तीसरा था शिल्पकारों की बेकारी। जो फ्रांस में पहले शिल्पकार थे वह अब बेकार हो गए थे। मशीनीकरण हो गया, उत्पादन मशीनों से होने लगा था, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनका आय समाप्त हो गया था, तो वह बेकारी से निर्धनता, गरीबी और भुखमरी के शिकार हो रहे थे। तो ऐसी दशा में आर्थिक कार्य में जनता का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, धन का दुरुपयोग हो रहा था, और शिल्पकारों की जो बेकारी बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन, यह भी फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। चौथा पॉइंट है दार्शनिकों का योगदान। उस समय फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो जैसे महान दार्शनिक थे जो अपने विचारों से फ्रांस की जनता को प्रेरित कर रहे थे, और वही प्रेरणा के स्रोत बने अपने लेखों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से फ्रांस की जनता को आंदोलित कर दिया। और फ्रांस की जनता फ्रांस के शासक लुई सोलामा के विरुद्ध 1789 ईस्वी में आंदोलन की। यही आंदोलन फ्रांस की क्रांति के नाम से आज विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध